हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है राइबोसोम से संबंधित। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम किसके बना होता है? राइबोसोम किससे बना होता है? अब राइबो इसका उत्तर होगा राइबो आरआरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम बना होता है। आरआरएनए और प्रोटीन से तो राइबोसोम बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन का बनाना। क्या करता है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है राइबोसोम। अगला प्रश्न, 70 एस प्रकार का जो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जो 70 एस प्रकार का जो राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? 70, उसका उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? इसका उत्तर होगा राइबोसोम कोशिकाओं का प्रोटीन बनाने वाला अंग होता है। राइबोसोम कोशिकाओं का प्रोटीन बनाने वाला अंग होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य अगला प्रश्न, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या? प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है। इसका उत्तर होगा राइबो प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस का करना का कार्य होता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो उसका उत्तर होगा जॉर्ज इमेल पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा साइटोप्लाज्म और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? उसका उत्तर होगा बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, राइबोसोम कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? अगला प्रश्न है, राइबोसोम कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो उसका उत्तर होगा दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक बड़ी और एक छोटी। और अगला प्रश्न, 70 इस प्रकार के जो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? 70 इस प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? 70 इस प्रकार, इसका उत्तर होगा 70 इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 80 इस प्रकार का राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? 80 इस पर अगला उत्तर होगा इसका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो 80 इस प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? 80 इसका उत्तर होगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या राइबोसोम झिल्ली युक्त होती है? जो राइबोसोम झिल्ली युक्त होती है? इसका उत्तर होगा नहीं, राइबोसोम झिल्ली युक्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा साइटोप्लाज्म और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम साइटोप्लाज्म और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या राइबोसोम पौधों में पाए जाते हैं? अगर राइबोसोम पौधों में पाए जाते हैं, हाँ इसका उत्तर होगा हाँ, पौधों की कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्या राइबोसोम जानवर में पाए जाते हैं? जानवर में पाए जाते हैं, हाँ सभी जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम कोशिका किस भाग में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं? अगला प्रश्न हमारा, राइबोसोम कोशिका किस भाग में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न, राइबोसोम कोशिका किस भाग में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में क्या स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राइबोसोम किन किन ऑर्गेनेल्स में अंगों में भी पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, राइबोसोम किन किन ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का कोशिका में क्या महत्व है? राइबोसोम का कोशिका में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा कि यह प्रोटीन बनाकर शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करती है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का कोशिका में क्या महत्व है? तो उत्तर होगा यह प्रोटीन बनाकर शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करती है। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम अगला प्रश्न है, राइबोसोम किन किन जगहों पर पाए जाते हैं?
राइबोसोम किन किन जगहों पर पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। राइबोसोम किन किन जगहों पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम इसका उत्तर होगा साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राइबोसोम के प्रकार बताइए। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। 70 इस प्रकार का राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80 इस प्रकार का राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। कौन? 70 इस प्रकार का राइबोसोम और 80 इस प्रकार का राइबोसोम। 80 इस प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो 80 इस प्रकार का राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 70 इस प्रकार और 80 इस प्रकार के 70 इस प्रकार के राइबोसोम और 80 इस प्रकार के जो राइबोसोम अंतर क्या है? अंतर क्या उसका उत्तर होगा आकार और संरचना में अंतर होता है। जो 70 इस प्रकार के राइबोसोम और 80 इस प्रकार के राइबोसोम में क्या होता है? उसकी आकार और संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न राइबोसोम के 2 भाग कौन से? राइबोसोम के 2 भाग कौन से होते हैं? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70 इस प्रकार और 80 इस प्रकार के। उसमें भी क्या होता है? 70 इस प्रकार में भी 2 80 इस प्रकार में दो उप इकाइयों से मिलकर बनी एक छोटी उप इकाई एक बड़ी उप इकाई होती है। अगला प्रश्न है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर राइबोसोम क्यों पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर राइबोसोम क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा प्रोटीन निर्माण के लिए। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, पर क्यों पाए जाते हैं? प्रोटीन निर्माण के लिए पाए जाते हैं। और एस क्या दर्शाता है? अगर हम 70 इस प्रकार और 80 इस प्रकार का राइबोसोम पढ़ते हैं तो जो एस होता है एस स्वेडबर्ग यूनिट क्या दर्शाता है? तो यह अवसादन दर तो को दर्शाता है। जो हम लिखते हैं जैसे 70 इस प्रकार 70 जैसे हम लिखते हैं 70 एस राइबोसोम फिर 80 एस राइबोसोम। जो एस होता है वो क्या दर्शाता है? एस दर्शाता है अवसादन दर सेडिमेंटेशन रेट को दर्शाता है। अगला प्रश्न प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की क्या भूमिका समझाइए। क्या भूमिका है उसको समझाना है। तो इसका उत्तर होगा राइबोसोम एमआरएनए को डिकोड पढ़कर टीआरएनए की मदद में एमिनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बनाता है। जो राइबोसोम अगला प्रश्न जो हमारा है प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भूमिका क्या है समझाइए। इसका उत्तर होगा राइबोसोम एमआरएनए को डिकोड कर यानी पढ़कर टीआरएनए की मदद से अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा फ्री और बाउंडेड राइबोसोम में क्या अंतर है? फ्री और बाउंडेड राइबोसोम में क्या अंतर है? तो जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और बाउंड राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है पॉलीराइबोसोम क्या है? अगला प्रश्न है कि पॉलीराइबोसोम क्या है? जो उसका उत्तर होगा जब कई राइबोसोम एक ही एमआरएनए पर मिलकर प्रोटीन बनाते हैं उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अगला प्रश्न राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। अगला प्रश्न है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि यह अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है हमारा क्या राइबोसोम सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा हाँ, यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न राइबोसोम का आकार किस पर निर्भर करता है? अगला प्रश्न है हमारा कि राइबोसोम का जो आकार है किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर होगा कोशिका के प्रकार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न राइबोसोम की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है। पहली बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई दोनों मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है 70 इस प्रकार का जो राइबोसोम की संरचना क्या होती है? 70 इस प्रकार की राइबोसोम की संरचना क्या होती है? तो इसकी एक बड़ी यूनिट होती है, बड़ी उप इकाई होती है 50 इस प्रकार की
50 प्रकार की, और छोटी जो इसकी उप इकाई होती है 70 प्रकार की, वो 30 एस की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 80 इस प्रकार का जो राइबोसोम की संरचना क्या होती है। तो इसमें भी क्या होता है, 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 80 इस प्रकार का जो राइबोसोम, पहला उसका बड़ी उप इकाई को हम 60 एस कहते हैं, और जो छोटी उप इकाई होती है उसको हम 40 एस कहते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, जो ट्रांसलेशन क्या है। तो उसका उत्तर होगा, mRNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। जब mRNA के निर्देश के अनुसार प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है राइबोसोम में, उसको हम क्या ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, tRNA का क्या कार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, tRNA का क्या कार्य। यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। tRNA होता है, tRNA को हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। तो यह क्या करता है, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न हमारा, mRNA की क्या भूमिका है। राइबोसोम में mRNA की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा कि यह डीएनए से सूचना लाकर प्रोटीन बनाने के निर्देश देता है। ये क्या करता है, mRNA का, तो mRNA को हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मैसेज देने वाला होता है। यह क्या करता है, डीएनए से सूचना लेकर आता है और राइबोसोम को देता है कि प्रोटीन बनाने का क्या निर्देश देता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि जो फ्री और बाउंडेड राइबोसोम में अंतर लिखिए। फ्री और बाउंडेड राइबोसोम में अंतर लिखिए, तो आपको बता दें इसका उत्तर होगा, फ्री राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और आंतरिक प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं, जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और आंतरिक प्रोटीन बनाते हैं। और बाउंडेड राइबोसोम करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं और बाहरी और स्रावित होने वाले के प्रोटीन बनाते हैं। जो फ्री राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन जो बाउंडेड राइबोसोम होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होते हैं और ये बाहर स्रावित होने वाले प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं, फ्री बाउंडेड राइबोसोम, फ्री वाले जो राइबोसोम होते हैं वो आंतरिक प्रोटीन बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीराइबोसोम क्या है और इसका क्या महत्व है। पॉलीराइबोसोम क्या और इसका क्या महत्व है। तो उसका उत्तर होगा, एक ही एमआरएनए पर कई राइबोसोमों का समूह पॉलीराइबोसोम कहलाता है। एक ही एमआरएनए पर कई राइबोसोमों का जो समूह होता है उसको हम पॉलीसोम कहते हैं, जिससे तेजी से प्रोटीन बनता है। अगला, राइबोसोम और न्यूक्लियस में क्या संबंध है। राइबोसोम और न्यूक्लियस में क्या संबंध है। इसका उत्तर होगा कि नाभिक में आरआरएनए बनता है जो राइबोसोम के निर्माण में उपयोग होता है। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आरआरएनए बनता है और जो राइबोसोम के निर्माण में क्या होता है, उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि राइबोसोम को नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है। जो राइबोसोम होता है उसको नॉन झिल्ली रहित ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसको हम नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य घटक क्या है। तो राइबोसोम का इसका उत्तर होगा आरएनए इसका मुख्य घटक, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। अगला प्रश्न, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है इसका उत्तर होगा, नाभिक के न्यूक्लियोलस में होता है। नाभिक के न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटे कोशिकांगों में कौन सा है। सबसे छोटे कोशिकांगों में से कौन सा है। तो हमारा जो राइबोसोम है सबसे छोटा कोशिकांग है। अगला प्रश्न हमारा, राइबोसोम किस प्रकार का अंगक है। राइबोसोम किस प्रकार का अंगक है। तो इसका उत्तर होगा, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में प्रोटीन का निर्माण रुक गया है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है कि एक कोशिका में प्रोटीन का निर्माण रुक गया तो कौन सा अंग प्रभावित होगा। राइबोसोम। हमारा उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर प्रोटीन का निर्माण, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण रुक गया तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, यदि आरआरएनए का निर्माण रुक जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आरआरएनए का निर्माण रुक जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर होगा, राइबोसोम नहीं बन पाएंगे और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाएगा। आरएनए का निर्माण रुक जाए तो क्या होगा। तो उत्तर होगा, राइबोसोम नहीं बन पाएंगे और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, अगर कोशिका में राइबोसोम की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? उत्तर होगा प्रोटीन निर्माण की गति बढ़ जाएगी। अगर कोशिका में राइबोसोम की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अगर राइबोसोम की संख्या बढ़ जाती है तो क्या मतलब प्रोटीन अधिक मात्रा में बढ़ेंगे, अधिक मात्रा में क्या बढ़ेंगे और प्रोटीन का निर्माण की गति और बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या राइबोसोम के बिना जीवन संभव है? नहीं, क्योंकि प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारा प्रश्न है कि क्या राइबोसोम के बिना जीवन संभव है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। आपको पता है कि जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनने का कार्य करते हैं, लेकिन अगर प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो जीवन कैसे होगा? प्रोटीन की कमी होती जाएगी हमारे शरीर में। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक राइबोसोम को कैसे प्रभावित करते हैं? जो एंटीबायोटिक होते हैं राइबोसोम को कैसे प्रभावित करते हैं? उसका उत्तर होगा वे बैक्टीरिया के राइबोसोम को रोककर प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया के राइबोसोम को रोक देते हैं और प्रोटीन बनाने का क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक असर क्यों करते हैं लेकिन मानव कोशिका पर कम? जो बैक्टीरिया पर होता है, बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक असर क्यों करते हैं लेकिन मानव की कोशिका पर कम क्यों होता है? इसका उत्तर होगा कि क्योंकि बैक्टीरिया में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है? 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन मानव में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक उस पर असर डाल देते हैं, लेकिन मानव में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पड़ते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एसर्शन के रूप में देखिए, एसर्शन और रीजन के रूप में देखेंगे। एसर्शन में राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन रीजन बताता है कि इसमें डीएनए पाया जाता है। आपको बता दें एसर्शन सही है कि राइबोसोम में प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम में जो डीएनए राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया, रीजन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा एसर्शन कहता है कि एक रफ हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एसर्शन कहता है कि एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं। रीजन कहता है कि वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, एसर्शन सही कि रीजन सही। आपको बता दें कि ये दोनों सही उत्तर सही हैं, दोनों एसर्शन भी सही है, दोनों भी सही है। एसर्शन की सही व्याख्या रीजन सही व्याख्या कर रहा है एसर्शन का। आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।